नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा या चुनाव अड्डा कहें, क्योंकि चुनावी मौसम है और अब से कितने घंटे कहें 10-15 घंटे बाद हमारे सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि 2024 का निर्णय क्या है, लोगों ने क्या किया है, किसको पसंद किया है और कितने मतों से जिताया है। एग्जिट पोल्स जो अब तक आए 2024 के लोकसभा के लिए, उसमें एनडीए जो बीजेपी के नेतृत्व में है भारी बहुमत से सरकार बनाने की ओर आने वाले हैं। जो पिछला उनका रिकॉर्ड है 2019 का, उससे भी ज़्यादा नंबर के साथ वापसी की तैयारी दिख रही है। एग्जिट पोल ये कहते हैं, जो हमारा अपना एग्जिट पोल था न्यूज़ 18 पोल हब, उसके हिसाब से एनडीए को 355 से 370 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 125 से 140 और अन्य के खाते में 42 से 52 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टीवी चैनल्स ने पोल किए हैं, उसमें ज़्यादातर का ये मानना है, मतलब एक रेंज आप पकड़ लीजिए 350 से 400 के बीच में, और कुछ एक तो 400 से एक ऊपर भी चले गए, जैसे एक्सिस माई इंडिया 400 से ऊपर गए हैं। तो मोटे तौर पे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे एग्जिट पोल का डायरेक्शन सेम है, सीटों में थोड़ा ही बहुत उतार चढ़ाव है, ज़्यादा नहीं है। क्या ये नंबर्स की कहानी क्या है, इन नंबर्स को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? नंबर देख के तो बहुत लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सरकार बन जाएगी तो 272 में ही बन जाती, लेकिन इतने बड़े बहुमत का मतलब क्या होता है इकॉनमी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और हमारे बाज़ार के लिए, कि नंबर्स की का महत्व क्या है? क्योंकि 272 वाली सरकार और 350-400 वाली सरकार के कामकाज और उनके अंदाज में फ़र्क होता है, और ये हमने पिछले 2 टर्म में देखा है कि जब आपके पास ज़्यादा बहुमत होता है तो आप फैसले किस तरीके से लेते हैं। मार्केट में हमने देखा कि एग्जिट पोल जो आए उस पर एक रिएक्शन उन्होंने दिया और एक बढ़िया मजबूत रैली बनी, और उस रैली में भी अगर आप जाके डीप में देखेंगे तो सरकारी कंपनियों ने आज तूफ़ानी तेज़ी दिखाई। यानी जितने भी पीएसयू स्टॉक्स थे, वो चाहे बैंक के हों, पावर के हों, डिफेंस के हों, ऑयल पीएसयूज़ हों, सब में बहुत बड़ी तेज़ी बनी। तो इससे अंदाज़ा लगा आपको हुआ कि सरकार जो बन रही है उसके मूड को भांपने की कोशिश की जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि इस शो में जो वर्डिक्ट आएगा इलेक्शन को लेकर के, उससे अंदाज़ा लगेगा कि सरकार किस तरह की बनेगी और किस तरह के काम होने वाले हैं। अगर यही सारे एग्जिट पोल सही होते हैं या इसी दिशा में जाते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे कि कल के जो मार्केट है उसमें एक इन्वेस्टर का, ट्रेडर का एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा एक बजट आना है और उस बजट में अगले 5 साल की रूपरेखा रखी जाएगी, ब्लूप्रिंट सामने होगा। मोदी जी अपनी ध्यान साधना से वापस आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर डाली हैं, बहुत सारे जगहों पे एजेंडा भी सेट किए जा रहे हैं कि आते ही काम शुरू करना है। तो मतलब हम तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शपथ लेने के तुरंत बाद हो सकता है कैबिनेट शुरू हो जाए और उसमें फिर फैसलों की झड़ी लगेगी, तो उसको भी हमें प्रियम्प्ट करना है कि किस तरीके से चीज़ों को समझा और देखा जाए। बातचीत करेंगे हमारे साथ जो 4 विद्वान हमारे साथ जुड़े, उनसे आपको परिचय कराता हूँ। शेखर अय्यर जी बहुत ही जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं और पॉलिटिक्स को बहुत करीब से, बहुत बारीकी से समझते हैं उसको। दूसरे जो सज्जन कुमार जी हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ साथ बहुत सारे कॉरपोरेट्स के एडवाइज़र्स हैं। ग्राउंड रिपोर्ट इनके पास होती है क्योंकि ये खुद ट्रैवल करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद वो अपना व्यू बनाते हैं, तो उसका एक अलग नज़रिया होता है देखने का। शुभम भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। जैसे मैंने कहा कि नाम, सरनेम से पता चल जाता है कि अर्थशास्त्री तो होंगे ही, तो इकनॉमिक्स की या मोदी गवर्नमेंट की, मोदीनॉमिक्स की बारीकियों को समझेंगे। मुझे याद है पिछले शो अगर आपने हमारा देखा होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शुभम जी ने समझाई थी। फिर आते हैं अग्रवाल जी, हमारे साथ स्टूडियो में है। अग्रवाल जी मार्केट में बहुत बड़ा एक फ़ंड चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, समझते हैं। तो मार्केट का डायनेमिक्स क्या है, मार्केट ने एग्जिट पोल में कैसे रिएक्ट किया और नतीजों में कैसे रिएक्ट करेगा और उसमें आपको क्या करना है, ये सब पे बातचीत होगी। तो अग्रवाल जी पहले थोड़ा पॉलिटिक्स समझ लेते हैं आज। शेखर सर आपके पास आते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो एग्जिट पोल के नंबर्स आ रहे हैं, मान के चलते हैं कि चलिए इसी तरीके के नंबर रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं, 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ट्रेंड ऐसा ही रहेगा। इन नंबर्स का क्या मतलब है? देखिए, ये नंबर्स का मतलब यही है कि पूरा देश
प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप पे पूरा भरोसा रखता है देश को बदलने के, अपनी हालत को बदलने के और मौका पाने के लिए। और बार बार जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चीजें अगर बदलनी हो इस देश में, 3 चीजें की जरूरत है, स्किल, स्पीड और स्केल। तो मैं मानता हूँ इस बार प्राइम मिनिस्टर को हमेशा लगा कि और तेजी से काम होनी चाहिए चाहे पिछले 10 साल में जो चीजें नहीं हो पाई और अभी जल्दी से करना है, क्योंकि उनके सामने अब लगता है कि भाई चुनाव जीतना उनके लिए कोई बड़ा एक चुनौती नहीं है। और बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वयं अपने आप को एक नया चैलेंज रख लेते हैं। इस बार चैलेंज चुनाव नहीं है, आगे कोई चुनाव की चैलेंज नहीं है। अब चैलेंज है कि धरती पे ग्राउंड लेवल पे चीजें बदलनी है, देहात में बदलनी है, शहरों में बदलनी है, युवाओं को अवसर मिलनी चाहिए। खास करके जो चीजें पर मैं देख रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर फोकस करेंगे 100 दिन में, बड़े डिसीजन होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले ही हो चुका है, उसमें भी स्केल बढ़ेगी ताकि उसके माध्यम से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़े और साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमने देखा पिछले लगातार 1 साल में और तेजी से बढ़ेगी। एक बात है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर की कंसर्न इस बार होगी कृषि क्षेत्र को लेकर, क्योंकि बार बार ये आरोप था उन पर कि किसान की हालत बदली नहीं। उन्होंने बहुत समझ के एक बिल लाए थे, फार्म बिल, लेकिन फार्म बिल तो राजनीतिक कारण से विड्रॉ हो गया। लेकिन उस बिल की जो मूल चीजें थी, कैसे हमारे कृषि क्षेत्र को आगे लिया जाए, कैसे उस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे स्टोरेज फैसिलिटीज बिल्डअप किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन की कैसे ये कहा जाए और कैसे टेक्नोलॉजी, आपकी जो किसान की मेहनत और साथ में मार्केट की नई टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स, इस तरह कैसे हम एग्रीकल्चर का मतलब प्राइम मिनिस्टर पहले कह चुके हैं केवल कृषि नहीं है, उसमें सब चीज आ जाएंगे, डेयरी फार्मिंग से लेकर आपके पिसिकल्चर, ये चीजें जो ऑलरेडी है उसको और तेज करेंगे, उसको फाइन ट्यून करेंगे। और मैं दूसरी सेक्टर में देख रहा हूँ कि बड़ी चीजें होंगी। पहला फैसला मैं सुन रहा हूँ कैबिनेट तरफ से ये होगी, जो 17 साल हो चुके हैं उनकी ऑटोमेटिक जो इंश्योरेंस लग जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस, ज्यादा कोई ये नहीं होगा, कागज की काम नहीं होगी। 70 साल के ऊपर वो ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कवर होगा, लेकिन उसकी ये भी जरूरत होगी जो सरकार की कल्पना थी कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पुशर सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स आनी चाहिए, उस पे तेज होगी। और खास करके शिक्षा क्षेत्र में प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं शिक्षा क्षेत्र में भी काफी बदलाव लाया जाए ताकि आधुनिक शिक्षा मिले और साथ में क्वालिटी भी मिले। देखिए सबकी चिंता रही है कि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। तो मैं जो सुन रहा हूँ, जब से वो कन्याकुमारी से लौटे, इन चीजों को लेकर अपनी अफसर से बात कर रहे हैं कि क्या क्या पहला करना है, कैसे करना। ऑलरेडी ऑफिसर्स को ये काम दिया गया था कि हम जैसे ही चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, इस पर कैसे इसकी टाइम टेबल रोल आउट करना है। तो आप देखेंगे कई सेक्टर्स में एक ही समय में बहुत चीजें की ग्रीन सिग्नल दी जाएगी। नीरज जी जी सज्जन, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नतीजे ऐसे ही आएंगे जो एग्जिट पोल हैं। एक छोटा जवाब पहले मुझे ये चाहिए, इसमें किसी प्रकार कोई आप डाइवर्जन देखते हैं या बस इसको मान लेना चाहिए कि ऐसे ही नतीजे आएंगे? देखिए बिल्कुल डायरेक्शन में तो कोई डाइवर्जन है ही नहीं, बस मार्जिन को लेके है कि 300 के ऊपर की मार्जिन कितनी रहेगी उसमें डिबेट है। और देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 300 के ऊपर जो भी सीट है वो बोनस है। अब बोनस कम है या ज्यादा है वो एक्स्ट्रा ही है। उससे कॉन्फिडेंस समाज का सरकार में और मार्केट का गवर्नमेंट में और पूरे आप वर्ल्ड लेवल पे देखें उसका इंडिया में, उसमें बहुत क्वालिटेटिव शिफ्ट नहीं आएगा। तो उस लिहाज से ऐसे ही आने वाली है। तो मुझे कहीं भी किसी तरह के डाइग्रेशन की या कमी की दिखाई नहीं दे। डायरेक्शनली हम लोग सब एक। क्या ऐसा भी लोग होता है कई बार कि पोस्टर्स ही कहते हैं कि हम जब करते हैं थोड़ा कम नंबर देते हैं, क्या इस बात के चांसेस भी हैं कि 400 पार का जो नारा था वो एक्चुअली सही हो जाए? मैं थोड़ा यहाँ पे कंजर्वेटिव साइड में हूँ, और जो आपका भी अपना नेटवर्क 18 का भी सर्वे हुआ उसका जो रेंज में जो बेस लाइन है, लोअर मार्जिन है, मैं उसकी तरफ ज्यादा हूँ। क्योंकि ग्राउंड पे जब आप रहते हैं तो बहुत सारी डाइवर्सिटी को देखते हैं, तो फैक्टर इनमें हमेशा एक कंजर्वेटिज्म हो, वो सही भी रहता है। तो मेरा अभी मानना है कि बीजेपी का अपना जो है वो 310 से 15 के आसपास रहेगा और एनडीए का जो है 350 से 60 के बीच में रहेगा। तो आपका जो बेस मार्जिन है एनडीए का, मैं उससे एग्री कर रहा हूं। लेकिन ये 400 पार वाली बात अगर होती है तो ये एक ही शर्त में होगी कि छठे और सातवें राउंड में ग्राउंड पे एक अंडर करंट चला और बहुत सारी सीटें खिंच गई जिसे हम फंसा हुआ मान रहे थे। तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ वो 400 वाले आंकड़े को लेके। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जो तमाम सर्वे का और नेटवर्क 18 का भी जो सर्वे है उसका जो बेस मार्जिन है, जो रेंज में जो लोअर रेंज है,
उससे मेरी जो अपनी ग्राउंड स्टडी है वो बिल्कुल वो मैच कर रही है। ओके सज्जन, आप घूमते फिरते रहते हैं और बहुत सारे कॉरपोरेट से भी मिलते हैं। तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी की वापसी जो कि हिस्टोरिक है, बड़े मार्जिन के साथ वापसी होती हुई दिख रही है, या एटलीस्ट आपके कंजर्वेटिव में चलें तो 19 रिपीट होता हुआ दिख रहा है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, किसी के लिए भी तीसरे टर्म में एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं? अब तो इसको प्रो इनकम्बेंसी करना चाहिए कि उसके बाद वो लौट के आ रहे हैं। और मैंने चर्चा में एक जगह कहा था कि ये वर्डिक्ट मुझे नहीं लगता कि ये कांदा बटाटा के 2 रुपये महंगे होने वाला वर्डिक्ट है। ये वर्डिक्ट थोड़ा डिफरेंट है। 2 रुपये पेट्रोल बढ़ भी जाएगा तो लोग, ऐसे थोड़ी 10 बार बढ़ चुका है अब तक, लेकिन वो शायद किसी और चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं। तो किस चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं कि लोगों ने किया है, और कॉरपोरेट्स के मन में क्या था? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली तो सीधी सी बात है, मोटा मोटी बीजेपी मैनिफेस्टो से लेके, प्राइम मिनिस्टर के स्पीच से लेके, और उसको कंपेयर करें आप इंडिया अलायंस से, तो सीधी सी बात है बीजेपी की जीत पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन की जीत है। आज इंडिया का जो यूथ है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेगमेंट है, तो उस कारण से एक नई जनरेशनल एस्पिरेशन, अंडर 35 आपके पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जो पेरिफेरी और मेनलैंड इंडिया का जो डिबेट चलता था, आप चले जाएं सुदूर उत्तर पूर्व में, और उसके अलावा जितनी स्पेसिफिसिटी स्टेट की होती थी कि तमिलनाडु डिफरेंट है, ये उसमें आप देखेंगे कि एक इंटीग्रिटी का ये मैंडेट है, जिसमें बीजेपी इस बार 2019 के तुलना में मैंडेट कितना बड़ा हो वो बात की बात है, लेकिन जो जियोग्राफिकल एक्सपेंस इंडिया में बीजेपी का होने जा रहा है, और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इमेज से होने जा रहा है, वो दिखाता है कि एक जनरेशनल शिफ्ट है, उसका मैंडेट है बड़े तौर पे एज एन एंकर। दूसरा पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन की जीत है। और जहां तक कॉर्पोरेट की बात रही, तो देखिए केवल इंडिया ही में नहीं, आप ग्लोबल इसमें भी देखें, हमारे सेशंस हुए हैं सिंगापुर वगैरह में भी। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को लोग एक अल्टरनेटिव 2 कारण से देख रहे हैं। अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, एक पॉलिसी कंटिन्यूएशन, जो गवर्नमेंट है उसका मैंडेट ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट को एक ऑटोनॉमी है बड़े डिसीजंस लेने की, वो दिख रहा है। दूसरा देखिए, चाइना या बाकी कंट्री के तुलना में, जहां पे चाइना में क्या है कि मार्केट तो प्ले करता है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी इंटरवीन करके डिसरप्ट कर सकती है। इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट की एक ब्रॉडर रेगुलेशन और मार्केट का अपना एक सिस्टम जिसको कियोस करते हैं, उसकी एक बड़ी फाइन बैलेंसिंग है। तो इस बार जो मैंडेट मिल रहा है उसमें इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, और मार्केट देखिए 300 के ऊपर जो कुछ भी है वो मार्केट के लिए बहुत ही बुनांजा का सेंटीमेंट है। मार्केट ऐसा नहीं है कि 310 आ जाए, 305 आ जाए या 340 आ जाए तो मार्केट उसमें बहुत ही थोड़ा सा डिप्रेस होगा। इसलिए एंजाइटी की तो बात ही नहीं है, हर तरफ बहुत ही हाइप है। और मुझे लगता है कल जो आप देखेंगे, ऑलरेडी जो भी हाइप है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, कल बहुत फर्क नहीं आएगा। लेकिन कॉर्पोरेट ग्लोबली जो है इंडिया में एक चीज तय है कि वो देखना चाहती थी कि क्या पिछली मैंडेट की तरह, मजबूत मैंडेट की तरह ये सरकार बन रही है, नहीं बन रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। और पॉलिसी कंटिन्यूटी की जहां तक बात है, जैसे शेखर सर ने भी कहा, बिल्कुल सही बात है, लैंड और लेबर, ये 2 चीज आप देखिएगा बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आप देखेंगे 80% रूरल इंडिया जो नॉन एग्रेरियन है, उसमें जो फाइनेंशियल नेटवर्क है, जो सपोर्ट है, उसके बाद टैक्स का एम्बिट है, वो बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन हम लोग एक ब्रॉडर टर्म यूज कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट भी आपको दिखना होगा। रेसिस्टेंस जरूर आएंगे। तो जब हम बोल्ड पॉलिसीज की बात करते हैं तो याद रखिए, बोल्ड पॉलिसी केवल पॉलिसीज में नहीं होगा, जो रेसिस्टेंस प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स की अभी तक रही, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो या फार्म रिफॉर्म बिल हो, अभी तक जो गवर्नमेंट सॉफ्ट रही, इस बार हमें नहीं लगता है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत सॉफ्ट होगा। ओके, जो क्लैरिटी है उसको इंप्लीमेंट करने में भी बोल्डनेस दिखे। जी शेखर सर, एक सवाल और आपसे, फिर मैं शुमो के पास जाऊंगा, फिर अग्रवाल जी के पास आऊंगा। शेखर सर, ये जो वर्डिक्ट आ रहा है, अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि पिछले जैसा ही आएगा, जैसा जिनको भी लगता है, कमोबेश 19 जैसा वर्डिक्ट है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये सरकार 10 साल से आ रही है और बहुत सारी इन्होंने पॉलिसीज़ लागू की हैं, और चूँकि देश इतना बड़ा है, 150 करोड़ लोगों का देश है, उसमें समस्याएं वो इसी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती रहती हैं हमेशा। क्या कोई पॉलिसी में आपको लगता है कि सरकार में बेस शिफ्ट हो सकता है क्या? मतलब और आसान शब्दों में मैं कहूँ तो जन कल्याणकारी योजनाओं की तरफ थोड़ा फोकस बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार अपोजिशन ने कुछ चैलेंजेस तो रखे हैं।
अब वो चैलेंजेस आप आई ओपनर के तौर पर रख लें, साहब देखिए हमने ये ऑफर दिया, ये किया, तो लोगों के बीच में उसकी एक अवेयरनेस हो गई। क्या सरकार के मन में भी ये आएगा, या वो सरकार अपनी जीत से इतनी गंगो है कि उसको वो चीज़ दिखेगी नहीं, इसलिए वो जो पहले पॉलिसी थी वैसी चलेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगी नीरज जी, क्योंकि जो ऑपोजिशन की कैंपेन जो रहा है, जो बातें ऑपोजिशन कई जगह पे सक्सेसफुली उसको सामने लाए, उन सारे बातों पर सटनली मोदी जी ध्यान देंगे इसमें, क्योंकि मोदी जी जितने ऑपोजिशन को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, मुझे लगता है और कोई नेता करते हैं। तो जीत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ऑपोजिशन जिन बातों के सामने लाई है, जिसमें फैक्चुअली कुछ चीजें हैं, उसको करेक्ट किया जाएगा और कई पॉलिसीज की ट्यूनिंग होगी, कई चीजें भी बदल सकते हैं। और साथ साथ में देखिए, पिछले 1 साल 1.5 साल की जो सरकार की एक्सपीरियंस रही है कि देखिए जिस डायरेक्शन में इकोनॉमी आगे गया है, उस पॉलिसीज में सही पॉलिसीज थे, जिसकी वजह से आज जब हमने इस जीडीपी जब खत्म किया है, तो अच्छी हमारी फिगर मिली है। तो सरकार को लग रहा है देखिए जो पॉलिसीज बरकर रहना है, लेकिन कई गैप्स भी हमने देखा है, खास करके कई जगह पर लोग इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं, जहां कैसे वो इमीडिएट रिलीफ हो सकता है। लेकिन रिलीफ का मतलब कतई पीएम नहीं चाहेंगे बस खजाना खोलो, पैसे देते रहो, जो जो बातें जो कांग्रेस का यही फॉर्मूला था, भाई सबको कुछ देते रहो, युवाओं से लेकर महिलाओं तक, और उसमें चुनाव जीत जाओ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कतई नहीं चाहेंगे भाई पैसे ऐसा बांटते चलो केवल चुनाव जीतने के लिए, ऐसा उनकी अप्रोच कभी नहीं रही और अभी भी नहीं होगी। लेकिन साथ में देखिए ऐसा सेक्टर्स है जिनको हाथ पकड़ के और ज्यादा ले जाना पड़ेगा, उनको कैसे मदद किया जाए, जो सरकारी कार्यक्रम की जो जैसा है वो कैसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इस बीच में देखिए ये चुनाव के दौरान एक बात बड़ी बात होती है, फीडबैक भी काफी मिलती है, जो फीडबैक नॉर्मल टाइम में मिलती नहीं है। तो मुझे लगता है वो फीडबैक भी लेते आए हैं पीएम। और ये जो कन्याकुमारी में जैसे आत्मचिंतन की बात है, वहां पे ये सारी चीजें को उनके मन में कि कोर जो अप्रोच है वही रहेगी, लेकिन जहां जरूरत है चीजें बिल्कुल बदली जाएगी, और ऐसी बदली जाएगी कि ऑपोजिशन की पॉइंट्स को भी ये करके और ग्राउंड लेवल पे चेंज लाने के लिए। और दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ नीरज जी, मैं कल आपके शो में भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, देखिए बड़ी तैयारी चल रही है ऑपोजिशन की तरफ से जमीन पे उतरने के लिए, इस मैंडेट को नहीं मान लेने के लिए। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, और ये चीजों को सरकार भी इसको कंसर्न में लिया है। इसमें कई एनजीओज हैं जो ये, और आज आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने एक स्टेटमेंट भी कह दिया कि लोग दोबारा क्रांतिकारी आंदोलन के लिए तैयार हैं। यानी अगर चुनाव ठीक से ये ना हो, या मतलब रिजल्ट ठीक से गिनती ना हो, इलेक्शन कमीशन में कमी हो, तो लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं इंडी अलायंस इस तरह की तैयार कर रही है। इसका मतलब उनकी पॉलिटिक्स और डिसरप्टिव ज्यादा होगी, और जब डिसरप्टिव ज्यादा होगी तब आपको तैयार रहना होगा शाहीन बाग जैसा डेवलपमेंट्स के लिए। इसीलिए सरकार इसको लेकर कई सिक्योरिटी मीटिंग्स हो रही है, खास करके हमारे लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री वाले भी बड़े चिंतित हैं कि क्या रूप ले सकता है, क्योंकि कई ताकतें हैं इस देश में जो बड़े अपसेट है कि जिस तरह एग्जिट पोल आया है, और उनको लग रहा है कि अगर ये मैंडेट की बात तो मोदी जी और भी ये हो जाएंगे। तो इन ताकतों से भी कई डिसरप्टिव एक्शन आप दे सकते हैं वो, और प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे उसको जिस तरह निपटना है उसको निपटाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ स्टोरी होनी चाहिए उस पर ध्यान रहना चाहिए, वो भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है 1-2 महीने के लिए सरकार को पॉलिटिकल चुनौती जो है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि इन ताकतें जो हैं, कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी इलेक्शन कमीशन पर निशाना। आज आपने देखा होगा किस तरह इलेक्शन कमीशन और स्वयं चीफ इलेक्शन कमीशन ने सारे बातों को खंडन करते गए, शुरू से लेकर कि भाई वोट घटाया गया, ये एजेंट्स को अलाउ नहीं किया गया, और लास्ट में जो जयराम रमेश की बड़ी आरोप है कि वह होम मिनिस्टर स्वयं 150 रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात किए। और मैं इतना मिनिस्ट्री कवर किया हूँ नीरज जी, कभी भी होम मिनिस्टर डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात नहीं करते, कभी नहीं करते। देखिए उसके लिए हमारी एक सिस्टम है, अगर कोई बात बतानी हो तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से जाता है। ये कैसी होगी पीएम मतलब एचएम फोन उठा के हर रिटर्निंग ऑफिसर मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहेंगे कि चुनाव ऐसा कर दो वैसा कर दो? ये हो सकता है? उनमें से कई विपक्ष की अगर सरकार है तो वो क्या उनको टेप नहीं करेंगे? अगर वो क्यों, मैं नहीं मानता हूं ये सब हुआ, लेकिन मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, इसे हमें क्यों गंभीर लेना चाहिए? मुझे लगता है कि आने वाले समय जो है चुनाव से लेकर 1-2 महीना इस तरह के हरकतें आप ज्यादा देखेंगे जो हमारी इकोनॉमी पर असर कर सकता है।
सरकार की ध्यान ये डाइवर्ट कर सकता है। देखिए फिर शाहीन बाग टाइप या फिर किसान को भड़काओ, ये Correct. चीजें जो है इसकी तैयारी हो रही है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। और सरकार इसको पूरा सक्षम है, सरकार इसको ध्यान लिया है और सरकार चाहती है भाई, क्योंकि अब देखिए बजट की बात है, पार्लियामेंट शुरू होगी। क्योंकि एक चीज है, देखिए ये ऑपोजिशन अपने आप को इस तरह नीचे लेती जा रही है। पहले तो उनको लग रहा था कि मोदी जी के का मतलब बीजेपी जीत रही है मोदी जी के कारण। अब उनको संदेह आ गया इलेक्शन प्रोसेस पे, संदेह नहीं है, उनको मालूम है प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर है, क्योंकि कई कांग्रेस नेता ने कहा, लेकिन उन्होंने तय कर लिया भाई डायरेक्टली तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हर चुनाव यही होगा हालत। तो कैसे उस सिस्टम पे सवाल कर दो, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल कर दो। ये चीजें जब ऑपोजिशन करने लगे, देखिए इसमें दो चीजें क्लियर है, ऑपोजिशन स्वयं को भी इस तरह में फंसा रही है और देश को भी एक टेंशन में डालना चाहती है, क्योंकि वो चुनाव जीत नहीं पा रहे। अब कल राहुल जी का आपने देखा, उन्होंने 295 की फिगर दी और कैसे है ना वो मूस वाला का 295 गाना का याद करा दिया। अब देखिए इतनी हल्की सी चीजें हो रही है और कई विश्लेषक ने 295 की कैलकुलेशन की और कैलकुलेट करते करते कहे उसके लिए कांग्रेस को उत्तर भारत में आपको कम से कम 62% स्ट्राइक रेट चाहिए, कम से कम 110 120 जीतनी है, जो कि होगा नहीं। हार बर्दाश्त करने में कई बार समय लगता है। और ये बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि पहले उनको लगता था कि मोदी की वजह से जीत रहे हैं, फिर उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग के, फिर उनको अब ये इनको यकीन हो चला है कि लोगों की वजह से जीत रहे हैं। तो जो एक बहुत उनके लिए मुश्किल के दौर है, क्योंकि लोगों के बीच में अगर ये जीत आ रही है तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है और हार बर्दाश्त करने में थोड़ा समय लगे। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि सरकार इसके बारे में नोटिस ले रही है और वो इसको अच्छे से निपटना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये डिसरप्शन वाली पॉलिटिक्स बहुत अच्छी नहीं होती है। शुभमन सर, आपने पिछले 10 साल मेरे ख्याल में डेली बेसिस पे सरकार के कामकाज को परखा है, देखा है, समझा है कि प्लान कैसे बनते हैं, फिर कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, उसमें कितनी शक्ति दिखती है केंद्र सरकार की उसको लागू करा देने की और एक ट्रांसफॉर्मिंग चेंज की, कि जो बड़े चेंज वो करना चाहते हैं। अब ये जो तीसरा टर्म आ रहा है, इसमें मैंडेट आपके सामने, मेरा बेसिक क्वेश्चन वही कि इस मैंडेट को आप इंटरप्रेट करिए पॉलिसीज के लेवल में, आप कैसे देखते हैं सर? मेरा सबसे पहले कहना है कि इस बारी मोदी सरकार के लिए देयर इज नो एक्सक्यूज। हर चीज जनता जितना जनता से वो मांगे थे, जनता उतना उस तरीके से उससे ज्यादा दे चुके हैं सरकार को। इसीलिए देयर इज नो स्कोप कि सरकार को ये कहने का कि भाई हमारे लिए ये पाबंदी है, ये अड़चने हैं, ये हम नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा एक एडमिशन सरकार के लिए, मतलब एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा सरकार। और मुझे आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अच्छी तरह समझ में आता है कि ये इस वर्डिक्ट का मतलब क्या है। तो इस वर्डिक्ट का मतलब ये है कि डेवलपमेंट्स की जो हर पहलू है, यानी कि हर आदमी का भी जो डिमांड रहेगा वो रहेगा कि मेरा भी डिमांड पूरी हो जाए। ये मैं नहीं सोचता हूँ कि ऑपोजिशन की तरफ से मुश्किलें उतनी ज्यादा आएंगी जितना ज्यादा आएगा लोगों के एक्सपेक्टेशन का, हर वर्ग से, हर तबके से, हर क्षेत्र से, हर आदमी। क्योंकि अगर 350 अगर मान के चल रहे हैं, 310, 300 या 400, इसका मतलब पूरा देश ने आपको वोट दिया है। इसलिए हर आदमी कहेगा, हर आदमी, हर औरत कहेंगी कि भाई हमारी मांगे पूरी हो। और ये इतनी बड़ी एक डिमांड है जो फ्रैंकली सरकार के लिए वही सबसे बड़ा चैलेंज बन के सामने आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी अभी तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जिनकी जरूरत होगी म्युनिसिपल लेवल में और राज्य लेवल में करने का। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी किया जा सकता है तो बहुत सारा चीज उसमें कर दिया गया है, फैसिलिटेट करने का सारी चीजें। मैं इनफैक्ट मेरे लिए ऐसा बहुत ही रेयर, आप जैसे आपने कहा हेल्थ, एजुकेशन, इन सारे क्षेत्रों में सबसे बड़ी कार्रवाई होगी राज्य की तरफ से। तो राज्य कितना मुस्तैदी से वो अपना जिम्मेदारी निभाते हैं, ये मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के सामने आए। मैंने एक चीज आपको बोला था, हम लोग पिछले बार जब डिस्कशन कर रहे थे कि सरकार के लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है। एक जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स केंद्र सरकार के लिए है कि जैसे FII मूवमेंट्स को स्मूथ करना, उसके टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम हुआ था, जिसके लिए अभी जो रिसेंटली जो FII मूवमेंट आउट हुआ था इंडिया से,
बट वैसे चीजें बहुत कम है। जीएसटी से लेकर हर पहलू में भारत का जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो राज्यों पे चला गया है, और केंद्र सरकार के पास अभी वो पूरा मॉडल कंपस है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी सही टाइम पे हैं, क्योंकि उनके पास ही वो विशनरी जिसे कहते हैं कैपेसिटी है, उनके लिए ये पॉसिबल है। राज्यों को आग्रह नहीं, राज्यों को उसमें पुश करना, उस रास्ते पे लाना जहां पे लोगों की जरूरत है। ये है तीसरी टर्म की सबसे बड़ी चैलेंज, इम्प्लीमेंटेशन। कितनी भी चीजें आप देखें, जितने कंपनीज आ रहे हैं, सारे कंपनीज जो अपने जैसे कहते हैं प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं, जो भी ला रहे हैं मार्केट में, उनका सबका आइडिया, सबका आंखें गड़ा हुआ है कि हमारा कितना फैसिलिटी हो जाए, कितना इम्प्लीमेंटेशन कितना जल्दी से हो सकता है। जैसे बैंक से हम जब कहते हैं कि बैंक क्रेडिट देगा, बैंक से क्रेडिट काफी आसान हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसी के जितने सारे अड़चने थे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग सारे क्लियर हो चुके हैं। लेकिन राज्यों में जाए, हर राज्य में इम्प्लीमेंटेशन करना, लैंड की हम बात कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं, ये इनमें जो काम है, जो मूलभूत काम है, वो राज्यों को करना है। और वो कितने सारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार उनको पुश कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा अवसर है। क्योंकि ये है इन मोदी सरकार के लिए सबसे जिसे कहते हैं इंटरेस्टिंग सिचुएशन, कि उन्होंने पहले टर्म में क्या किया था, जो प्रॉब्लम्स थे, लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, फैक्टरी कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, उनके लिए जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स को क्लियर किए। सेकेंड टर्म्स में उन्होंने जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल लेवल में जो प्रॉब्लम्स थे उनको सबको सॉल्व किए। और इसी वजह से पूरे दुनिया में नजर किस लिए आ रहा है भारत के ऊपर, कि भारत के ऊपर सबसे बड़ा वीकनेस था कि भारत के पास कैपेसिटी था, पोटेंशियल था, सब कुछ था। एक चीज की बहुत बड़ी कमी थी, गवर्नेंस, सरकारी स्थिरता। ये अजीब चीज है, क्योंकि बट हम वही 5 साल के चेंजेस में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का रहता था कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन सरकारी पॉलिसीज सही रहेंगे, चलेंगे या बदल जाएंगे। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्फर्मेशन दिया है दुनिया को कि भाई हम हमारे पॉलिसीज को लेकर चलेंगे, आगे चल रहे हैं। और इस वक्त जब दुनिया में काफी तरफ उथल पुथल मचा हुआ है, ये एक स्वीट स्पॉट इंडिया ने हिट किया है। ओके, कि तो हम गवर्नेंस में स्टेबिलिटी ये मैं मान के चलूं क्या कि जो चैलेंजेस हैं, और बेसिकली एस्पिरेशनल चैलेंज है, आपकी बात सही कि अगर हम थर्ड टर्म में इतना बड़ा मैंडेट दे रहे हैं कि देश के कोने कोने, तमिलनाडु, केरल से भी आप जीत के अगर आ रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास तो पूरे देश का मैंडेट है, हर इलाके का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ आप जीत के आ रहे हैं। लेकिन उन चैलेंजेस को पूरा करने का इकोसिस्टम आपके पास है, कि यानी आपके पास एक बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट होगी जिसको डिसीजन लेने में कोई हिचक नहीं है। मोदी जी विजनरी नेता है, तो वो उनको कोई रोक नहीं सकता, और वो जो फैसला तय करते हैं वो ले ही लेते हैं और इम्प्लीमेंट भी करा लेते हैं। मुझे लगता है ये इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी है कि जो सोचते हैं फिर वो नीचे तक उसको करा ले जाते हैं। तो अगर चैलेंजेस हैं तो अपॉर्चुनिटी भी है करने की कि आप कर सकते हैं। लेकिन तीसरा टर्म इसलिए एक मानसिक तौर पे आप थोड़ा सा बर्डन जरूर महसूस करें कि अब चूंकि तीसरी बार हम सरकार चलाने जा रहे हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अब चौथी बार में आप ये एक्सक्यूज नहीं दें कि भाई अभी 15 साल होगा ना, बहुत लंबा समय होता है 15 साल, अब इसको मार्केट में कन्वर्ट करते हैं। अग्रवाल साहब, 3 विशेषज्ञों ने अपने अपने इलाके की डिफरेंट चीज़ें आपको बताई कि ये मैंडेट का मतलब क्या है, किस तरह की आगे चीज़ें होने वाली हैं, और 100 दिन में क्या करने वाले, लो हैंगिंग फ्रूट्स वगैरह क्या हैं। मार्केट क्या सोच रहा है इस मैंडेट को देख के, एग्जिट पोल को देख के, अब आगे क्या सोचेगा मंगलवार को? ये मुझे लग रहा है मार्केट कोई 1 या 2 दिन के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है। मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, और ट्रेंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स पे। अगर हम 2014 के इंडेक्स को देखें, निफ्टी, तो करीबन कुछ 8,000 की जो निफ्टी थी, आज वो 25,000 24,000 के आसपास है, तो 3 गुना हो चुकी है। एवरेज आउट, इसका मतलब ये 300% को 10 से डिवाइड कर ले तो बेसिक मैथ 30% ग्रोथ होती है, 30% का रिटर्न है साल का। सो अब अगर यहाँ से बिल्ड करें तो मार्केट शायद वो मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहेगा।
ऑफ कोर्स लीनियर मार्केट होते नहीं, ऊपर नीचे होती है, बट आज से 5 साल में अगर मैं मार्केट को ऐसे देखूं कि चलिए जो 10 साल में हुआ वो शायद इससे बेहतर ना भी हो और यही कंटिन्यू हो तो क्या हो, तो आप देखेंगे तो निफ्टी उस बेसिस पे, उस कंपाउंडिंग बेसिस पे आप 40 से 50,000 की निफ्टी देख रहे हैं 5 साल के बेंड में। इसको दूसरे तरीके से दे सकते हैं, जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई थी उस समय जो निफ्टी का लेवल था और 2019 में जब वो जीत के आई उस समय जो लेवल था वो दोनों ही लेवल उस समय के लोएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे थे। दैट मीन्स वो मार्केट का जो हाई भी अगर है तो वो मार्केट का लो था। सो 2019 की जो लेवल्स पे मार्केट था उसके बाद वो कभी भी उस लेवल पे गया ही नहीं, हमेशा उसके ऊपर ही चला गया। अब आप 2024 में खड़े हैं और भले ही मार्केट ऑल टाइम हाई है, बट अब अगर उस ट्रेंड को हम प्लॉट करें तो शायद ये ऑल टाइम हाई बीजेपी के हिसाब से ऑल टाइम लो भी हो सकता है कि शायद निफ्टी ये लास्ट यहीं पे रहेगी और भागेगी। और ये रीज़न है कि आज के मार्केट में हमने जैसे देखा कि इवन बिफोर द रिजल्ट्स 6 से 7% से इंडेक्स जो एक दिन में गई, वो दर्शाता है कि लोग इस ट्रेंड को समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं इस तरह से कन्वर्ट करता हूँ कि व्हाट इट मीन्स, अगर ये सीट्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो क्या दर्शा रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली। मैं अगर एज अ लेमन देखूँ तो शायद मुझे ये लगता है कि लोगों का ये फेथ है कि वॉक द टॉक बीजेपी गवर्नमेंट करती है और इनकी एग्जीक्यूशन रियल में है। एक होता है ये बातों की सरकार जो हमने ऑफ कोर्स हमारे इतने सारे सदियों में देखी है, और एक है एग्जीक्यूशन वाली सरकार। तो मोदी जी ने आई थिंक 10 साल में ये तो प्रूव कर दिया कि जो उनकी थॉट्स होती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे आपने बनाई हो या इवन स्टेट लेवल पे भी उनकी जो सरकार रहती है, वहाँ पे आप एक बहुत क्लियर कट डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। अगर आप एक फलाना स्टेट जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और दूसरी स्टेट जहाँ पे नहीं है, अगर आप उन 2 स्टेट या 2 सिटीज़ की अगर डिफरेंस देख लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ग्रोथ ओरिएंटेड लोग ही सब जगह रहते हैं, सबको अपनी लाइफ बेटर चाहते हैं। तो इसलिए वो वोट शेयर और जो सीटें जो बढ़ रही है वो इसी के लिए बढ़ रही है क्योंकि अब जिनको थोड़ा बहुत फेथ अपनी लोकल पार्टीज़ में या ऐसे कुछ गिन चुन के सो कॉल्ड नेशनल पार्टी में थी, वो अब जा चुकी है और अभी पूरी तरह से जो है लोगों को एक भरोसा आ चुका है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट है एंड अ वेरी गुड एग्जीक्यूशन साइड है। सो उसको अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी में देखूं तो अगेन मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया है। पीएसयू की थीम चल रही है, हमने कई बार शो में पीएसयू की चर्चा की है। आप लास्ट 3 साल के आप अगर कोई भी नाम निकाल के देख लिए, मैंने एक स्टडी की तो करीबन 22 नाम पीएसयू के निकाले अलग अलग सेक्टर में। ऑन एन एवरेज इन कंपनियों की जो ग्रोथ रेट रही है वो 15% से 20% या 25% के आसपास रही है, मगर इनकी जो रिटर्न है वो कम से कम 4x से लेकर 10x के हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज कि इतनी सप्रेस वैल्यूएशन थी क्योंकि किसी को लगता ही नहीं था कि सरकार एफिशिएंटली जो है कंपनी चला सकती है, और हर मोस्ट ऑफ द टाइम वो या तो स्ट्रगल कर रही थी पॉलिसी की वजह से या फिर उनकी ग्रोथ या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप देखें तो किस तरह से चीज़ें बदल गई है, राइट। सो पॉइंट बीइंग कि ये कोई सेक्टोरियल फोकस काम नहीं हो रहा कि आप ये एक सिलेक्ट फोकस देख लीजिए और आप वहीं पर ही सरकार का मन बना हुआ है। अब देखिए हर बार मोदी जी एक बड़ी थीम के साथ खेलते हैं और उस थीम में एक अलग अलग चरण के अंदर में उसको एक्सेलरेट करते हैं। सो दैट मीन्स कि आज आपने अगर मेक इन इंडिया थीम बनाई तो मेक इन इंडिया सिर्फ एक नाम का मेक इन इंडिया नहीं रहा, फिर आप उसमें सेमीकंडक्टर लेके आए, आप उसमें ईवी लेके आए, आप उसमें देखा सोलर लेके आए, आपने बोला कि विंड लेके आओ, आपने फिर उस सेक्टर को बढ़ाया, फिर आपने देखा चले डायनामिक्स अभी बदलते हैं, डिफेंस को देखते हैं। तो हर चीज़ को एक बड़ी थीम से जोड़ देते हैं। सो आइसोलेशन की थीम लगती होगी, मगर जब आप उसको टोटालिटी में देखेंगे तो वो वापस कंबाइन हो जाता है। अभी जन धन योजना जो उससे पहले की सरकार का जो था, वापस आप देखिए वहाँ पे बैंक अकाउंट और फिनटेक सिस्टम कैसे बना। जो पेटीएम है या जो भी आप 3-4 जो भी नाम आपसे वो सब उस समय के बने हुए हैं क्योंकि वहाँ पे फोकस गया। सो पॉइंट भी कि जब आप एक इंडिया को बार बार कहते हैं कि $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी और अभी फिलहाल हम कुछ $4 ट्रिलियन पे हैं, अब अगर ये अगले 5 साल में होना तो इमेजिन करिए कि जो अभी 8% की ग्रोथ आई है वही एक अचंभित लग रही है क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है इंडिया के केस में, मगर कभी हाँ देखने की आदत नहीं है, मगर हमेशा बिलीव तो है कि कोई अगर सही सरकार मेजोरिटी में रहेगी और सही इंटेंट की सरकार रहेगी तो ये हो सकता है क्योंकि काबिलियत सरकार की नहीं हमारी है। हम जैसे लोग जो यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, देखने वाले बैठे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको बस एक राइट एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए और सही पॉलिसी चाहिए। उसके बाद यहाँ एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में कोई कमी नहीं है, वी आर बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड एंड बस खाली अपॉर्चुनिटी देनी है और हम वहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं और ये हुआ है। द पॉइंट इज ये प्लेबुक ही आगे कंटिन्यू होने वाली है, यही मार्केट बेट कर रहा है। सो मुझे लग रहा है कि इस मैंडेट से आप देख सकते हैं इंटरम में कभी भी हम देख सकते हैं कि मूवमेंट होता है, मार्केट लीनियर नहीं है, कोई कुछ रीजंस हो गए, कोई कुछ रीजन होंगे, बट ओवरऑल 5 साल का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो जैसे कि हर जानकारी शायद यही ओपिनियन के साथ हो रहे होंगे कि वी आर गोइंग टू सी fresh new highs probably in the next
5 years टाइम फ्रेम, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर द कंट्री। एंड जो भी चीज़ हो रही है वो ग्राउंड लेवल पे हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बातों से ही आप, ये मजाक नहीं है, 340-350 सीटें हम बात कर रही है, कोई रातों रात किसी के ख्वाब में किसी ने कोई बातें कह दी और आप सुबह जाके वोट दे के आ गए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इंडियन जो एजुकेटेड यूथ है वो बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन मत करिए जहाँ पे ये सीट बैक है। तो क्लियर मैंडेट है, और ऑपोजिशन अगर नहीं कर पा रही है तो सीधी सी बात है कि वो अभी भी फंसे हुए हैं उसी थॉट प्रोसेस से जो शायद 2014 से है। मैं तो किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को नहीं जानता हूँ जिन्होंने कोई भी 10 साल में अपना कोई भी फ्रेमवर्क बदला होगा कि हमारी थॉट प्रोसेस को हमको अलाइन ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट या प्रो ग्रोथ के लिए करना चाहिए, रादर देन कि हम कंसेंसस कास्ट करें या फिर कोई और फालतू बातें करें जो कि इस सदी में ये वैलिड ही नहीं है। सो आई फील कि अगर कुछ पॉलिटिकल कुछ होना है, प्रेशर जो कि हम बात करें ऐसा कुछ हो जाएगा वैसा कुछ हो जाएगा, जी कुछ नहीं होगा, बिकॉज फैक्ट रिमेंस कि वहाँ होने के लिए बदलाव चाहिए। जब आपके अलाइनमेंट ही नहीं आ रही है बदलाव की और आप एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ जो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है अपनी राइट थिंकिंग के साथ वही ट्रैक रिकॉर्ड मैटर करेगा और वही हम देख रहे हैं। सो दैट्स वेयर आई समराइज बोथ इकोनॉमी फ्रंट एंड ऑल्सो द मार्केट सेंटिमेंट। बड़े अच्छे समराइज किया आपने थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी आप बता रहे थे हमें। मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा था, जैसे बहुत सारे अटकल अंदाजे गेस वर्क हम लोग करते हैं, आपके हिसाब से एक तो मोदी जी आपने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं सोच रहे होंगे अपने, हमने देखा कि जब उनकी सोशल स्कीम भी कहीं ना कहीं मार्केट ओरिएंटेड होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जनधन है ना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए तो जो आयुष्मान योजना है, लोगों को लगता होगा आयुष्मान योजना एक बहुत ही सिंपल सी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने की योजना है। ये गलत है एकदम। मैं इसको बताऊँ, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी हुई है जो शायद मेरे ख्याल में ISB ने की है। वो स्टडी ये बताती है कि जिनको इस तरीके की सर्विसेज मिलती हैं, इंश्योरेंस वाली, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए या एक आध स्टेट में शायद लाइफ इंश्योरेंस भी किसी ने दिया है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 3x बढ़ती है। क्योंकि वो गरीब आदमी इस बात से मुतमईन रहता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का घर कैसे चलेगा, तो वो बेफिक्र होकर काम करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये एक सोशल स्कीम है जो इकोनॉमिक रिजल्ट दे रही है। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी सोशल स्कीम्स को और बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी बहकना नहीं है। मार्केट की बड़ी थीम क्या होगी? जी मार्केट की जो थीम सेक्टोरल हो सकता है या कोई, जैसा अभी आपने नाम लिया EV या चिप और इस तरह कुछ, क्या बड़ी थीम क्या होगी मार्केट की? देखिए मेरे हिसाब से जो थीम बड़ी है वो ये है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, और ये ही थीम इटसेल्फ सबसे बड़ी थीम है। बिकॉज आप देखिए कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी आपको लगाड़ मिलना ही नहीं है। हम यहाँ कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर जैसी स्पेस में इंडिया आज तक कुछ नहीं कर पाई, और जबकि ताइवान जैसी कंट्री जो कि शायद एक हमारे महाराष्ट्र या गुजरात के बराबर का स्टेट होगा, वो कहाँ से कहाँ चली गई है। 40% सेमीकंडक्टर की जो वर्ल्ड ओवर सप्लाई चेन है वो वहाँ से कंट्रोल करती है। जस्ट बिकॉज आप देख रहे हैं कि चाइना ने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए नहीं, इंटेंट की बात है। ब्रेन तो हमारे पास मुझे तो लगता है कि सबसे बेस्ट है वर्ल्ड का, मगर पॉइंट है कि आप फ्रेमवर्क तो पूरी तरह से सेट करें। सिर्फ एक आइसोलेटेड पॉलिसी में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी आइसोलेटेड पॉलिसी के अंदर में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उसे जोड़ना पड़ेगा मल्टीपल लेवल ऑफ स्कीम में। आपने एक सेक्टर खोल दिया और उसके अंदर में आप सपोज पावर की रिक्वायरमेंट है, आप पावर ही नहीं दोगे तो कैसे वो सेक्टर काम करने वाला है, वो भी सस्ता पावर। 250 गीगावाट की रिक्वायरमेंट हमने हिट की है पावर जनरेशन के अंदर में, और इस बार कोई ग्रिड फेलियर नहीं हुआ है, राइट। 250 गीगावाट की बात कर रही है, नंबर कोई छोटा नंबर है, और इधर तक आने के लिए क्या आपको इकोसिस्टम लगा होगा सिस्टम में, आप वो सोचिए जो एक्चुअल में हुआ है, राइट। अभी कोई कंपनीज हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर में इतनी सारी कंपनियां हैं जो अच्छा कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उनको वो ऑर्डर मिला है, उन्होंने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, दे हैड मेड अ प्रॉफिट, the public is getting benefited because they are are the ultimate beneficiary of that schemes जो लेके आते हैं। और ब्रॉडर थीम के अंदर में चाहे हम डिफेंस ले लें, EV ले लें, और या मैन्युफैक्चरिंग से लेके मेक इन इंडिया में और मल्टीपल चीज़ें हैं। हर जगह मुझे लग रहा है कि आप कोई भी प्ले बुक उठा के देखेंगे, आपको उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी, और आप कहीं आप बायस नहीं हो सकते। एक ओवरऑल पोर्टफोलियो बना के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब देखने वाली बात ये जरूर होने वाली है कि गवर्नमेंट अब अगले 100 दिन वाले जो प्लान मोदी जी की है, वहां पे वो क्या सेट करते हैं, वो गोल जो अगले 5 साल के उनके होंगे, और उसी के बेसिस पे एक नई थीम जो है, स्पेसिफिक थीम, हम शायद देख पाएंगे। बिल्कुल, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लौट के आते हैं, इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और पहलू जो आपको चौंका देंगे उस पर डिस्कस करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आवाज़ अड्डा में, और आज हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि एग्जिट पोल के बाद जो नतीजे आने वाले हैं
जो डायरेक्शनली हम लोगों को दिख रहे हैं उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे समझा जाए और उसका मार्केट पे क्या असर हो सकता है। मार्केट पे असर इसलिए बहुत ज़रूरी जानना कि मार्केट सबसे सेंसिटिव बैरोमीटर होता है इकोनॉमी, पॉलिटिक्स को समझने का। उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। शुभमन सर, आपके पास आता हूँ मैं। आपके हिसाब से जो बहुत सारी जो बिग पिक्चर हमने अभी समझी उसके अंदर थोड़ा नैरो डाउन करते हैं कि 100 दिन का जो एजेंडा बार बार मोदी जी एम्फेसिस करें कि ये हमें रखना है, उसमें इकोनॉमिक वाले जो इश्यूज़ हैं उसमें क्या हो सकता है कि बहुत बड़ी थीम के रूप में रखें जो गेम चेंजर होगा। हर 5वें साल में आके एक बहुत बड़ी थीम अनवील करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नीरज जी आपने देखा होगा, इस बार एक कन्याकुमारी से आते हुए उनके नोट्स में उन्होंने जिक्र किया है ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेसी एज ए परफॉर्मर। ये सवाल बहुत दिनों से इंडिया में चल रहा था कि ब्यूरोक्रेसी कितना अच्छी तरीके से या कितना पाबंदी है, ऑब्स्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट के प्लान्स को करने के लिए। मोदी जी जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। उन्होंने अगर ब्यूरोक्रेसी एज ए परफॉर्मर का जिक्र किया है अपने फर्स्ट नोट्स पे, और जिस तरह की बातें चल रही है सरकार के अंदर, मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ी बदलाव आने वाली है। और ये लोगों को इसलिए ये शायद शुरुआत में लगी कि ये क्या चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज है। द गवर्नेंस, इंडिया के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, मिनिस्ट्रीज के इतने सारे 108 डिपार्टमेंट्स, उसके साथ मिनिस्ट्रीज, एक बहुत बड़ा मायाजाल बन जाता है। और वो मायाजाल में बहुत बारी डिस्पाइट गवर्नमेंट के, मोदी जी के प्रेशर के बावजूद बहुत बड़ी चीजें खो जाती है। आपको याद रहेगा कोविड के शुरुआत के दिनों में माइग्रेशन को लेकर जो अफरा तफरी हुआ था वो इसलिए हुआ था ब्यूरोक्रेटिक मिसमैनेजमेंट की वजह से, जिसको बहुत जल्दी रेक्टिफाई किया गया। मुझे, और मैं फेयरली कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं आपको, कि इस बारी गवर्नेंस में मिनिस्ट्रीज का जो स्ट्रक्चर्स है और ब्यूरोक्रेसी के जो उसके साथ जो बने हुए स्ट्रक्चर्स है उसमें बेसिक चेंजेस आएंगे। और ये बहुत बड़ा चेंज है। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में मोदी जी के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं कि बहुत बड़ी बाबूडम वगैरह की उन्होंने बहुत बड़ी जिक्र किया है, इस चीज को इस बारी उनके पास वक्त है शुरुआत से ही, और काम करने के लिए उनके लिए स्पेस है, लोगों का आग्रह है, और ये एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। तो इनफैक्ट मैं इनफैक्ट ये भी मतलब मैंने इनफैक्ट सुना है, एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि मिनिस्ट्रीज से मिनिस्ट्रीज नहीं रहेंगे, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में चेंजेस आने वाले हैं। यानी कि मिनिस्टर्स ही नहीं बदल रहे हैं, उन मिनिस्ट्रीज के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाने का बहुत बड़ा चांसेस है। एक चांस बहुत बड़ा आ रहा है, और मुझे लगता है, मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फाइनेंस और आईटी, ये दोनों में आजकल तालमेल बहुत जरूरी हो गया है। और बार बार इस बारे में जिक्र किया जा रहा है कि इन दोनों मिनिस्ट्रीज में बैरियर, अलग अलग स्ट्रक्चर रखने का समय खत्म हो गया है। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, क्योंकि बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सेम है, लेकिन अलग मिनिस्ट्रीज अलग तरीके से वो इसको अप्रोच करते हैं चैलेंजेस को, जिसके लिए कंपनीज को, बिडर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इन सारी चीजों पर मुझे लगता है शुरुआत में ही बदलाव लाया जाएगा। इसका वजह क्या है? इसके वजह से क्या शायद कुछ सुपर मिनिस्टर्स आएंगे। अभी ऑफ कोर्स वन कैन बी होल्ड अप कि शायद कि आपने ये बोला और ये बिल्कुल ही नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसा चेंजेस आने की बहुत ज्यादा संभावना है। सुमन सर, आप सही कह रहे हैं। बहुत लीन एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर्स का जो थ्रस्ट है वो एक कंसर्टेड फोर्स के थ्रू से आगे फिर बढ़ता है। मुझे लगता है इस तरह के बदलाव के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बार। जी, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी कई बार ऐसे काम करते हैं जो बहुत बाद में समझ में आते हैं कि यार इसका मतलब क्या था, और वो जब आप डॉट कनेक्ट करते हैं तो आपको फिर समझ में आता है। इसको मैं एक दूसरे सरल उदाहरण समझाता हूँ कि जो शुभम जी ने कहा, जो मैं समझ पाया कि इसका मतलब क्या है। जैसे आप जोमेटो से खाना मंगाते हैं,
अब क्यों मंगाते हैं आप अपने घर में बना सकते हैं, घर के पास वाले होटल में खुद जाके खा के आ सकते हैं या वहाँ से ले के आके आ सकते हैं। लेकिन ज़ोमैटो स्विगी ने आपकी लाइफ को इजी बनाया है और उसके वजह से जो आपका टाइम बचा वो आप किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। इसके लिए आप उसको 40 रुपये 30 रुपये कन्वीनियंस चार्ज पे करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम आपको देखने को सरकार में मिल सकती है, जैसे जो ब्यूरोक्रेटिक चेंज की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही एक CEO बैठा दिया जाए जिसका काम होगा कि जो एक स्कीम बनी उसका डेली बेसिस पे मुझे इम्प्लीमेंटेशन का रिकॉर्ड चाहिए, तो वो ये तय करेगा कि जिम्मेदारी किसकी है। अभी जैसे IT को लेकर के बहुत इश्यूज आते हैं, यानी IT मतलब इनकम टैक्स में अभी मेरा ये इश्यूज़ वो इश्यूज़ हैं, तो अभी हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इससे जो गेस कर पा रहा हूँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण मोदी गवर्नमेंट के हैं जो पहले नहीं समझ में आते हैं, बाद में समझ आता है। एक चुनाव पॉलिटिकल एग्जांपल देता हूँ, महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करी उन्होंने सारे घरों की ज़्यादातर। अब वो उनके लिए गेम चेंजर है, सारे महिलाएं उनको वोट दे रही क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आया कि ये मकान मेरा है। तो अब लोगों को लगे इसमें क्या बड़ी बात है, कर दिया, लेकिन ये एक बड़ी बात है, इसीलिए 340 सीटें जीतते हो। तो ये बहुत सारे काम ऐसे सरकार करती है जो बाद में समझ में आते हैं और जो जिनका इकोनॉमिक महत्व होता है क्योंकि वो फ्रीडम से जुड़ते हैं, वो आपके ईज ऑफ डूइंग से जुड़ते हैं। फटाफट चलते हैं अब सज्जन जी के पास। सज्जन जी, इस जीत को मार्केट में कन्वर्ट कर दें अगर, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके कॉर्पोरेट वाले, क्या बताते हैं उनको क्या चाहिए एकदम से 100 दिन के अंदर क्या मिलना चाहिए उनको? देखिए, मार्केट का तो बहुत ही सिंपल है कि थोड़ा टैक्स में रिबेट मिल जाए काइंड ऑफ कुछ। अरे हमेशा टैक्स की बात करते हैं। मार्केट का तो अपना प्रॉफिट का सेंस है, बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट पॉलिसीज ना आए, लेकिन एक ये है कि कमो पे इस लोग मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत वैसा कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसी वगैरह नहीं होगा। और उस सेंस में मार्केट में जो जुबिलियंस है वो मतलब बहुत ही कॉशन के साथ नहीं है। अब धीरे धीरे लोग सेटल्ड हो रहे हैं और जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी वो देखिए जिस तरीके से अपोजिशन एक तरफा किए जा रहा है पूरी की पूरी प्रोसेस को, कॉर्पोरेट को, मार्केट को, बस वो खुलेआम अब जो लोग हैं समाज के उनको फासिस्ट नहीं कह रहे हैं, दबी जबान में कहते हैं, तो कंज्यूमर्स को भी। तो ऐसी स्थिति में देखिए मार्केट का उम्मीद सिंपल ये है कि एक जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो थोड़ा सरल हो जाए। और जैसे अभी बात जो कही गई थी, एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक जो लॉबी था वो इस चुनाव के दरमियान बहुत खुश नहीं था। वो चाह रहा था कि बीजेपी की सरकार बने लेकिन वो एनडीए के भरोसे बढ़े। तो उसका कारण भी यही है कि जो अभी बात कही गई कि परफॉर्म और पेरिश, ये वाली बात हो, तो ब्यूरोक्रेसी को जो है परफॉर्म करना होगा। केवल फैसिलिटेटर ही आप नहीं बनेंगे, रेगुलेटर की तो बात छोड़ दीजिए, फैसिलिटेटर नहीं, आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा। और कहीं कहीं ये चीजें दिखनी शुरू हो रही हैं। तो उस कारण से मार्केट में ये जरूर है कि जो रेगुलेशन हो वो प्रो मार्केट हो। और टैक्सेशन को लेके अभी भी एक मेजर वो चीज है कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत कुछ हो जाए। बट ओवरऑल मार्केट जो है अभी जुबिलियंट है और पॉजिटिव ये मैंडेट है। एक बात जो सबसे बड़ी बात मानी जा रही है कि नया कैचमेंट एरिया केवल बीजेपी का ही कैचमेंट एरिया नहीं बढ़ रहा है। आप देखिए उत्तर पूर्व से लेके सुदूर दक्षिण तक एक मार्केट का भी नया कैचमेंट एरिया है जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, नेटवर्क की बात कर लें, डिजिटल मोड में इंटीग्रिटी की बात कर लें, डेमोग्राफी डिविडेंड को स्किल करने की बात कर लें। और उस तरीके से अगर आप देखें तो अभी ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, पूरा का पूरा जो कैचमेंट एरिया है, जो रूरल इंडिया है, वो स्टेट्स जहां पे डेमोग्राफिक टैलेंट है लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको मेन स्ट्रीम में कनेक्ट करना, बिल्कुल इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर देना। इस तरीके से आप देखेंगे कि मार्केट अभी बहुत कुछ देख रहा है कि किस एक्सटेंट तक ये जा सकता है, उसकी अभी तक लोगों को बहुत क्लू नहीं है। कि कोर तो पता है, पेरिफेरी कहां तक एक्सपेंड होगा, नए एरियाज कौन से आएंगे। तो सेक्टर के साथ साथ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या विमेन सेंट्रिक जो बात चल रही है कि इंक्लूसिव, ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर का कि जो बोल्ड पॉलिसीज होगी वो इंक्लूसिव भी होगी। और उस इंक्लूसिव में एक बहुत बड़ी बात ये चल रही है कि जेंडर्ड बहुत सारे उसमें डिविडेंड रहेंगे, महिलाओं के को केंद्र में रख के बहुत सारी इनिशिएटिव हो सकती है, उन्हें टैक्स ऑफ दिए जा सकते हैं। तो इन सारे चीजों को टैप करने का है। तो मार्केट देखिए अभी एक्सप्लोर कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, बाकी क्या ग्रेन्युलर डिटेल रहेगा, इसकी लोग वेट कर रहे हैं। बट ओवरऑल देखिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नोट पे है और मार्केट भी अपने कैचमेंट एरिया को माप रहा है। जैसे बीजेपी कर रही है ना कि 14 से 19 उत्तर को पूर्व और पूर्वोत्तर को किया और 19 से 24 दक्षिण की तरफ हो रहे हुआ, तो एक अखिल भारतीय स्वरूप बीजेपी का दिख रहा है। मार्केट का भी आप देखिए कि अभी ऐसे ऐसे एरियाज में जहां पे उन्हें लगता था नहीं हो सकता है जिस तरह का इंटीग्रिटी हो रहा है, एक रीजन दूसरे रीजन से कनेक्ट हो रहे हैं,
वो मार्केट भी उस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा तैयार है कि कहाँ का कंजम्पशन पैटर्न बढ़ जाए, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाए। तो उस तरीके से मार्केट भी आप देखिए कि बहुत ही डायरेक्शनल क्लैरिटी के साथ है, एग्जैक्ट ग्रैनुलर डिटेल अभी उसके पास नहीं। शेखर सर, अब थोड़ा सा एक बार और पॉलिटिक्स पे आते वापस चलिए। ये 1-2 महीने लड़ाई झगड़ा झंझट करके समझ जाएंगे, लेकिन इसका रीजनल पार्टीज, कांग्रेस 15 साल सत्ता से बाहर रहेंगे वो, अगर ऐसे रिजल्ट आते तो मैं बार बार ये शब्द इसलिए बोलता हूँ, लोग कहेंगे मान के बैठे क्या, अरे भाई मैं तो एग्जिट पे मान के डिस्कस कर रहा हूँ। क्या असर पड़ने वाला है इसको हमारी पॉलिटिक्स पे, मतलब नेशनल पॉलिटिक्स जो चलती है उस पर क्या असर होगा? देखिए, जैसे डीएमके जैसे पार्टी अभी तक कांग्रेस के भरोसे में लड़ाई करते रहे, मोदी जी से, बीजेपी से, केंद्र सरकार से, उनको और 2 साल चलाना है अपनी सरकार। 2024 में जाके तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, वो भी सोचने लगेंगे कि हम कांग्रेस के साथ रहे के हमें क्या मिला। देखिए, वो तो विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस डीएमके 2014 में तो स्टालिन चुनाव प्रचार ये किया भाई राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, इस बार वो सारे बातें नहीं बोले। लेकिन स्टालिन जैसे नेता, मुझे लगता है वो आगे सोचने का प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई मीटिंग्स डीएमके में चेन्नई में हो रही है, जिसपे सोच रहे हैं कि हमें फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना होगा, क्योंकि आगे 2 साल जो बड़े फैसले होंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, बड़े सेंट्रल प्रोजेक्ट्स की बात होगी, उसमें तमिलनाडु पीछे न रह जाए। तो मुझे लगता है जो रीजनल पार्टीज, उस पर मैं ममता को भी शामिल करता हूँ। ममता को भी सोचने का समय आ गया है कि जो उनकी अभी तक जो राजनीति रही है बंगाल में, और जो इंडिकेशंस एग्जिट पोल दिखा रहा है, यानी बीजेपी को वहां ग्रोथ हो रही है। कई बार उन्होंने इस बार भी कोशिश किया कि पीएम के साथ कम से कम पर्सनल की जो रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव किया जाए। इतना तक बीच में इंस्ट्रक्शन भी गया था तृणमूल नेताओं को, भाई प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली पर्सनल अटैक मत करो। लेकिन मुझे लगता है कि ये जैसे पार्टी है, जैसे ममता के पार्टी, डीएमके, इनके लिए देखिए उनका ज्यादा फ्यूचर बंगाल में है और तमिलनाडु में, लेकिन उनको भी री इन्वेंट करना पड़ेगा। क्योंकि तमिलनाडु में अगर बीजेपी 1-2 सीट भी जीत जाती है, वो जाके असर होगा 2024 में। क्योंकि बीजेपी 1-2 सीट जीतना मतलब एक तो फॉरबिडन लैंड है तमिलनाडु, द्रविड़न पार्टीज की चलता है। और मान लीजिए एआईएडीएमके फ्लॉप हो जाए और बीजेपी 2 सीट जाए या 4 सीट जाए, तब डीएमके जो अलायंस है वो तो ज्यादा सीट जीतेगी, लेकिन तमिलनाडु में एक सोच होना शुरू हो जाएगा कि अकेले एक राष्ट्रीय पार्टी एक अपने गठबंधन पे 3-4 सीट जीत ली है, तो जाके 2024 में ये तो मेन ऑपोजिशन बन जाएगी हमारी। और दूसरी चीज, स्टालिन सोच रहे अपने बेटे को बिठाने के लिए उनकी प्लान चल रहा है, उनको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, और केंद्र से लड़ते रहेंगे तो कैसे सेटल हो पाएंगे अपने बेटे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और दूसरा, महाराष्ट्र आई है, महाराष्ट्र में क्या है, अभी से बातें चल रही है, हो सकता है उद्धव ठाकरे फिर वापस आ जाएंगे, या अजीत पवार जाके शरद पवार के साथ आ जाएंगे। क्योंकि ये चुनाव देखिए एक प्रकार से कई चीजों को अपने आप सेटल कराए, क्योंकि अब जी कोई कांग्रेस की लीडरशिप में और कोई आगे पॉलिटिक्स होने वाला नहीं है। जी शेखर सर, मैं रोकूंगा, पर समय कम है। आपकी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बहुत शेकिंग रिजल्ट होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी कि उनकी पार्टी चलेगी कैसे। तो ये जो चुनाव है ना, इसके परिणाम बहुत सारे दलों के लिए, लोगों के लिए, एनालिस्टों के लिए आंखें खोलने वाले होंगे। जो भी परिणाम आने वाले हैं, हम लोग को इंतजार करना चाहिए परिणाम का। एक 10 सेकंड जवाब चाहिए आपसे। परिणाम वाले दिन यानी रिजल्ट वाले दिन मंगलवार को इन्वेस्टर को कुछ करना है कि बैठ के सीएनबीसी आवाज़ देखना है सिर्फ? देखिए, मेरे हिसाब से सीएनबीसी आवाज़ देखना तो नेचुरल चॉइस होनी चाहिए किसी भी व्यूअर की। और रही बात मंगलवार के रिजल्ट की, तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि आज का ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए ट्यूसडे को भी, बिकॉज वो वैलिडेट करेगा वो नंबर्स को जिसको तो मार्केट उसमें कुछ करना है कि नहीं करना है, कि चुपचाप बैठे रहना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनकी ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनी हुई है उनके लिए तो कुछ करना नहीं है, बट उन्हें तो इंजॉय करना है शो। और जो ट्रेडर्स हैं, आई थिंक सो उन्हें थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वॉलेटाइल रहेगा। एंड टिपिकली क्योंकि वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा देखते हैं, तो शायद एक लेवल पे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने आज कल में पोजीशन बनाई है वो एक वर्क के लोगों के लिए चर्न हो सकती है। बहुत ही जो स्किल्ड लोग हैं वही एडवेंचर करेंगे, वरना सीबीसी आवाज़ देखिए, बढ़िया विश्लेषण सुनिए। सारे मेहमान हमारे साथ फिर जुड़ेंगे और आपको एक एक छोटी छोटी बारीकियाँ हम समझाएंगे कि इस नतीजे का मतलब क्या है, क्योंकि ये नतीजे अगले 5-10 साल हमारी आपकी ज़िंदगी पर असर डालने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब एग्जैक्ट पोल के लिए हम मंगलवार सुबह 8 बजे तक का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।